हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं कमलेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे कृषि जीव विज्ञान का 10वां चैप्टर जो है केचुए की संरचना एवं कृषि में महत्व। तो देखो बच्चों, अपन सब जानते हैं कि केचुए के कहते हैं किसान का मित्र। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अपना ये, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि किसान का मित्र क्यों है, कैसा होता है ये किसान का मित्र। तो चलो बच्चों, आज अपन देखते हैं केचुए के बारे में कैसा दिखता है वो। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन केचुए की बाह्य संरचना। क्या देखेंगे बच्चों? केचुए की बाह्य संरचना। उससे पहले अपन देखें तो केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्टुमा। वन लाइनर है ये, फेरेटिमा पोस्टुमा। क्या है बच्चों? फेरेटिमा पोस्टुमा केचुए का वैज्ञानिक नाम। इसके बाद में देखेंगे भाई दिखता कैसा है ये अपना मित्र, कैसा दिखता है। देखो, बहुत नॉर्मली अपन देख सकते हैं इसको बारिश के टाइम एक कीड़े जैसी संरचना होती है जो कलर में होता है वाइन कलर, गहरा भूरा रंग, ताम्र वर्ण लिए हुए। कौन सा वर्ण बोल सकते हैं अपन इसको? ताम्र वर्ण लिए हुए जो कलर है, एक कर्मी रूप में। कर्मी का मतलब सब जानते हो, कीट ऐसी संरचना, कर्मी वर्मी रूप में। यहाँ पे अपन को एक नाम दिया है द्विपार्श्व समिति। ये द्विपार्श्व समिति क्या होती है बच्चों? बाईलैटरल समिति। क्या बोलते हैं इसको? बाईलैटरल। बाईलैटरल का मतलब होता है बच्चों कि अगर उसकी संरचना को, किसी भी जीव की संरचना को अगर दो बराबर भागों में काटेंगे अपन, देखो ऐसे अपने दो बराबर भागों में काटेंगे, जैसे अपन कोई मान लो, तो सेम इधर वाली संरचना और इधर वाली संरचना दोनों एक दूसरे की प्रतिबिंब होगी, यानी कि छाया कॉपी होगी। उसी को बोलते हैं द्विपार्श्व समिति। तो केचुआ भी सेम ऐसे ही है, अगर इसके मध्य से दो बराबर भाग किए जाएं तो दोनों एक दूसरे की कॉपी होंगी। उसी को बोलते हैं बाइलेटरल द्विपार्श्व समिति। तो कैसा कर्मी हुआ ये? बाइलेटरल कर्मी। अगली चीज देखेंगे ये कैसा है? बेलनाकार लंबा। ये कर्मी कैसा है? बेलनाकार। फिर इसमें खंड देखेंगे कि केचुए का जो शरीर है वो खंडों में बटा होता है। कैसे बच्चों? ऐसे खंड होते हैं उसकी संरचना में। तो ये लगभग कितने होते हैं? 100 से 120 खंड। कितने होते हैं बच्चों? 100 से 120। फिर देखो, इस जो केचुए का पहला जो खंड है उसको बोलते हैं मुख। मुख बोलेंगे। और इससे पहले खंड को अपन बोलेंगे पेरिस्टियम। क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम। देखो, ये जो केचुए के खंड चलेंगे 100 से 120 तक कंटिन्यू आगे चलेंगे। जो पहला खंड है उसको बोलेंगे परितुंडिया, पेरिस्टोमियम, पेरिस्टियम बोलेंगे इसको। और इसी का जो एक और यहाँ पे नई टर्म है अपने पास में, प्रोस्टोमियम। दोनों अलग अलग टर्म है, पेरिस्टियम, पेरिस्टियम और प्रोस्टियम। मतलब जो खंड होगा उसको बोलेंगे अपन पेरिस्टियम, और जो इसी के ऊपर एक पर्वत होगा ऐसे मांस की जैसी हल्की छोटी सी संरचना, उसको बोलेंगे प्रोस्टियम। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग टर्म है, प्रोस्टियम और पेरिस्टोमियम। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परितुंड। तो क्या बोलेंगे दोनों संरचनाएं को? प्रोस्टोमियम और परिस्टोमियम। तो दोनों अलग अलग संरचनाएं हैं। दूसरा, आप बच्चे एक शब्द और सुनेंगे यहाँ पे कि ये जो खंड हैं केचुए के, इनको बोलते हैं मेटामियर्स। क्या बोलेंगे? मेटामियर्स, यानी कि खंड। आगे अपन बात करें इसकी, तो ये जो पहला खंड हो गया उसकी बात होगी, तो अंतिम खंड भी होगा। जैसे पहला खंड है, अरे अपन के सबसे ऊपर क्या आता है? मुख। उसी प्रकार केचुए का पहला खंड है मुख वाला, और इसको क्या बोलते हैं? परितुंड। और इसी में एक मांस के जैसी उभारनुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ओके बच्चों, अब देखो लास्ट वाले खंड को क्या बोलेंगे? मल द्वार या मलखंड। अपन क्या बोलेंगे इसको? मल द्वार, एनल खंड। इसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्लाइटेलियम का। किसका? क्लाइटेलम का। ये क्या होती है? जो केचुए के 14, 15 और 16वां खंड होता है। कौन सा? 14, 15 और 16।
तीनों आपस में मिलकर मोटी ग्रंथिल संरचना बना लेते हैं, उसी को कहते हैं क्लाइटेलम। नोट करना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से खंड में? 14, 15 और 16, तीनों खंडों में एक मोटी पट्टी बन जाती है। तीनों खंड आपस में मिलेंगे तो मोटी पट्टी बनाएंगे और उसी को कहेंगे क्लाइटेलम। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या? क्लाइटेलम। तो ये क्लाइटेलम करती क्या है? ये बनाएगी कोकून का, ये ग्रंथि बन जाएंगी तीनों खंड आपस में मिलके, ये बनाएगी कोकून, जिसमें क्या होगा? निषेचन के बाद में निर्माण होगा। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं अपन, शुक्रधानी रंध्र। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करना बच्चों तुम, कि ये जो खंड है ना केचुए के, उसमें ये कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है 5 से लेके 9 तक। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये कहाँ होती है? अंतःखंडीय खानों में। कहाँ? 5 से 9 तक कहाँ पे? अंतःखंडीय खाने। अब ये अंतःखंडीय खाने क्या होते हैं ये देखना अपन को सबसे पहले। तो जैसे मान लो ये 5वां खंड है, तो ये जो अंतःखंडीय खाने इनको बोलेंगे दोनों खंडों के बीच में। जैसे ये 5वां और 6वां है, इनके बीच में ये खान है, और 6वें से 7वें के बीच में अंतःखंडीय, ऐसे 7वें से 8वें के बीच में, ऐसे 8वें से 9वें के बीच में जो अंतःखंडीय खाने हैं वहां पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। तो इन्हीं छिद्रों को क्या कहेंगे अपन? शुक्रधानी रंध्र। इंपोर्टेंट है बच्चों, स्पर्मैथिकल पोर, शुक्रधानी रंध्र। और शुक्रधानी रंध्र क्या होते हैं? जो शुक्राणुओं को ग्रहण करेंगे। अब देखो अगली चीज देखेंगे अपन कि मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र कहाँ होते हैं। तो मादा जनन छिद्र होगा अपने 14वें खंड पे और नर जनन छिद्र होगा 18वें खंड पे। उससे पहले अपन ने क्या देखा था? पहले खंड पे क्या होगा बच्चों? मुख है। और उसके बाद में देखा अपन ने इंपोर्टेंट क्लाइटेलम, जो कहाँ था? 14, 15, 16वें तीनों खंड मिलकर आपस में एक मोटी पट्टी बनाएंगे, उसी को कहेंगे अपन क्लाइटेलम। उसके बाद में अपन में 5 से 9 तक अंतःखंडीय खानों में देखा शुक्रधानी रंध्र। इसके बाद में अगली चीज देखी बच्चों अपन ने, मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र। तो मादा जनन छिद्र कहाँ है बच्चों? 14वें खंड में, और नर जनन छिद्र कहाँ है? 18वें खंड में। ओके बच्चों, अब एक और चीज देखेंगे अपन कि ये केंचुआ चलता कैसे है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है ना, तो ये कैसे चलता है? तो इसके लिए देखो केंचुए में क्या पाया जाता है? सिकी, ऐसा आकार के सूक या सिटी। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये पूरे शरीर में होते हैं, किसको छोड़कर? पहला, लास्ट और क्लाइटेलम, 3 जगह छोड़ेंगे। कौन कौन सी? पहला खंड, अंतिम खंड व क्लाइटेलम। इन खंडों को छोड़कर समस्त खंडों में एस आकार के, कैसी होती है ये सूकी? एस आकार की सूक पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे? यहाँ पे नोट करना बच्चों, ये गति में सहायक होंगे। किसमें सहायक होंगे? गति में। ओके बच्चों, अब अपन इसके बाद में देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो चाहिए मैथुन के लिए। तो देखो इसमें पाए जाते हैं जनन अंकुरक, जो कितने होते हैं बच्चों? वो 4 होते हैं, बोले तो 2 जोड़ी, 4 संख्या में होते हैं क्या? जनन अंकुरक। 2 जोड़ी यानी कि संख्या में 4, जिनमें एक जोड़ी होती है 17वें खंड पे, दूसरी जोड़ी होती है 19वें खंड पे। कहाँ कहाँ पे बच्चों? 14वें खंड पे था मादा जनन छिद्र और 18वें खंड पे था नर जनन छिद्र। तो ये जनन अंकुर नर जनन तंत्र में आता है। तो ये कहाँ पे पाएगा? जहां पे नर जनन छिद्र होगा उसी के आसपास में। तो नर जनन छिद्र कहाँ था? 18वें खंड में। तो 17वें में और 19वें में क्या होंगे? जनन अंकुरक। क्या होंगे बच्चों? जनन अंकुरक। अब अपन इस डायग्राम में एक बार रिवाइज करेंगे किसकी? केचुए की बाह्य संरचना, कि ये किसान का मित्र कैसा दिखता है बाहर से। तो अपन देखते हैं यहाँ पे पृष्ठ दर्शे और अधर सतह। अधर का मतलब होता है सामने वाला दर्शे और पृष्ठ का मतलब पीछे वाला दर्शे। तो देखो अधर में कैसा दिखेगा ये? सबसे पहले अपन को दिख रहा है सूक, जो गति में सहायक, अभी अभी हेयर बाल समान संरचनाएं देखते हैं अपन,
उसको कहते हैं सूक, जो कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले खंड पे, अंतिम खंड पे और क्लाइटेलम खंड के छोड़कर पूरे शरीर में। अब देखो इसके बाद में अपन देख रहे हैं मादा जनन छिद्र और नर जनन छिद्र। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, मादा जनन पिंड और नर जनन पिंड। फर्क क्या था दोनों में कि ये 18वें खंड पे था नर जनन छिद्र और मादा 14वें पे। इसी के पास में देखा था अपन ने क्लाइटेलम, कहाँ पे, 14, 15, 16 तीनों पट्टियां मिलके बना रही थी क्लाइटेलम। इसके बाद में देखो बच्चों एक सब गुद्दा, गुद्दा अपन ने देखा था, जो अंतिम खंड था केचवे का उसी को कहेंगे गुद्दा। इसके बाद में मेटामोर्स, मेटामोर्स का मतलब आपको बताया था मैंने, ये केचवे की संरचना खंडों में होता है, उन्हीं खंडों को बोलते हैं मेटामियर्स या मेटामोर्स। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको दोबारा दिखाया गया है, मुख्य संरचना। ये मुख्य संरचना में देखो बच्चों एक बार तुम, यहाँ पे दिया है प्रोस्टोमियम और परितुंड। तो ये जो परितुंड है ये तो है मुख्य पहला खंड, जिसको बोलते हैं प्रीस्टोमियम। और इसी का जो मासल पर्वत संरचना दिख रही है आपको, देखो ये चांद जैसे अर्धचंद्राकार रूप में है मुख इसका। और इसी के पास में एक अतिवर्ती बन रही है मांस की, जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ओके बच्चों, क्लियर, यहां तक पड़ी है अपने केचुए की बाह्य संरचना, तो कोई दिक्कत नहीं अपन को। अब देखेंगे अपन केचुए की आंतरिक संरचना। बाहर से देख लिया केचुए को, अब अंदर से कैसा होता है केचुआ वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंदर जो क्या क्या सिस्टम पाए जाते हैं केचुए में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि केचुए किसके द्वारा सांस लेता है। तो हम सब जीवों में क्या पाया जाता है, श्वसन तंत्र, लेकिन केचुए में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। क्या, केचुए में श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। तो आप सोचोगे वो सांस कैसे लेता है फिर मैडम, तो सांस लेता है बच्चों केचुआ त्वचा के द्वारा। कौन सी त्वचा के द्वारा, नम त्वचा के द्वारा। इजवे में, केचुए में श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है और वह सांस किसके द्वारा लेगा, नम त्वचा के द्वारा। अगली चीज देखेंगे हम केचुए में परिसंचरण तंत्र, बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें इंपोर्टेंट नोट डाउन करना, बंद प्रकार का। बंद प्रकार से मतलब क्या है बच्चों, यानी कि जो रक्त है ना, देह गुह्य द्रव्य बोलेंगे उसको, वह भित्ति युक्त वाहिनियों में फैल बहेगा। किसमें, भित्ति युक्त वाहिनियों में बहेगा, उसको बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और वह कितने होगा इसमें परिसंचरण तंत्र देखे तो हार्ट के द्वारा होगा। और कितने हार्ट होते हैं केचुए में, 4 जोड़ी। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि कितने हार्ट होंगे तो अपन बताएंगे 8 या 4 जोड़ी। एक और नई बात आपको देखने को मिलेगी इसमें कि लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि आरबीसी अब्सेंट होती है केचुए में। क्या, केचुए में आरबीसी अब्सेंट होती हैं। और 4 जोड़ी पाया जाता है हृदय। कौन कौन से खंड पे, 7वें, 9वें, 12वें एवं 13वें। अंडरलाइन करना बच्चों, केचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो 4 जोड़ी हृदय के द्वारा होता है, 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड में। इसके बाद में एक और चीज आपसे पूछते हैं बच्चों की केचुए में आरबीसी होती है अनुपस्थित, तो केचुए का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुले रहने के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। ओके बच्चों, अब इसके बाद में क्या देखेंगे अपन, केचुए का उत्सर्जन तंत्र। अब तक क्या देखा अपन ने, केचुए का श्वसन तंत्र जो त्वचा के द्वारा था। उसके बाद में देखा अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम, बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद में देख रहे हैं उत्सर्जन, बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो केचुए में उत्सर्जन होता है नेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, नेफ्रिडिया के द्वारा। नेफ्रिडियल तंत्र इंपोर्टेंट है, ये नोट डाउन करना इसको, नेफ्रिडियल तंत्र के द्वारा उत्सर्जन होता है केचुए में। अभी नेफ्रिडिया क्या होती है, मतलब नलिकाओं का जाल। अपन पढ़ते हैं अपने वासा रेक्टार ये सब, पीसीटी, डीसीटी, इसी प्रकार इसमें भी नलिकाओं का जाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया तंत्र।
अब देखो केचुए में अपन समझने के लिए इसको बांटेंगे दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। अब दो भाग कौन कौन से हैं? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी तो सीधा सीधा सा है कि शरीर से बाहर खुलेगा। कहाँ पे? शरीर से बाहर जो तंत्र खुलेगा उसको बोलेंगे बहिर्मुखी नेफ्रिडिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंतर्मुखी नेफ्रिडिया है वो कहाँ खुलेगा? वो डायरेक्ट अब केचुए की आहार नाल में खुलता है। कहाँ खुलता है बच्चों? केचुए की आहार नाल में। इसीलिए आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्मुखी जो नेफ्रिडिया है वो आहार नाल में खुलता है। क्यों? क्योंकि केचुए को शोषण करना है नम त्वचा के द्वारा। इसका मतलब उसकी स्किन में क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। स्किन में पानी, नम, हाइड्रेशन होना चाहिए। तो कौन देगा वो हाइड्रेशन? अंतर्मुखी नेफ्रिडिया देंगे। इसका मतलब ये संबंधित है केचुए में जल संरक्षण से। जल का संरक्षण हो रहा है। यहाँ पे एक और चीज देखना कि ये जो नेफ्रिडियल सिस्टम है ना, उत्सर्जन तंत्र, ये शरीर के प्रथम, द्वितीय और तीसरे तीन शुरू के खंड छोड़ के पूरे शरीर में पाया जाता है। ओके बच्चों, तो अब अपना हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपना बचा है नर्व सिस्टम, बोले तो तंत्रिका तंत्र। मेन तो यही बच गया। तो कैसा होता है केचुए में तंत्रिका तंत्र? सुविकसित व खंडित। सुविकसित का मतलब दिमाग तो तेज है केचुए का। और खंडित क्यों बोल रहे हैं इसको? खंडित का मतलब है कि तीन भागों में बटा होता है केचुए का। क्या? नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कौन कौन से में? केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब देखो बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सॉरी, तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु, नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड, ये जो तंत्रिकाओं के जाल हैं किसमें होंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। यही तंत्रिकाएं आपस में मिलकर पूरे शरीर में डिवाइड होंगी और किसका निर्माण करेंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। यानी कि केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी तीनों प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है केचुए में। जिसमें केंद्रीय में क्या होती है? नर्व रिंग और वेंट्रल नर्व कोड, जो आपस में नलिकाएं पूरे शरीर में विभक्त करेंगी और किसका निर्माण करेंगी बच्चों? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि कितनी जोड़ी होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र? 8 से 10 जोड़ी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? संवेदी व प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। मतलब क्या हुआ? संवेदी और प्रेरक का मतलब क्या है? सेंसरी व मोटर। मोटर का मतलब क्या हुआ कि मस्तिष्क के लेके शरीर के संपूर्ण भागों में जो सूचनाएं भेजनी है वह कौन सी तंत्रिका भेजेगी? प्रेरक तंत्रिका। यानी कि मस्तिष्क से शरीर के पूरे भाग में जो संरचना भेजनी है वह भेजेगी प्रेरक तंत्रिका। और दूसरी है संवेदी तंत्रिका, सभी अंगों से वापस सूचना ले जाके देनी है किसको? ब्रेन को। तो कौन सी तंत्रिका देगी? संवेदी तंत्रिका। फिर देखते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका जालिका के रूप में पूरे शरीर में फैला होता है, आहार नाल में, मुख में, जनन तंत्र में, सभी भागों में। तो वो हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब बच्चों अपन देखेंगे केचुए में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो केचुआ कौन सा जनन करता है और कौन सा जीव है। तो दुनिया में दो ही जीव है, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो केचुआ कौन सा है बच्चों? द्विलिंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो द्विलिंगी होते हुए भी लैंगिक जनन करता है। क्या कारण है बच्चों? केचुआ द्विलिंगी होते हुए भी लैंगिक जनन करता है। तो कारण क्या है बच्चों? क्योंकि केचुए में पाई जाती है पूर्वता अवस्था, प्रोटोएंड्रस। कौन सी अवस्था है ये? पूर्वता अवस्था, यानी कि प्रोटोएंड्रस। तो ये क्या होती है मैडम? प्रोटोएंड्रस अवस्था।
यानी कि केंचुए के जो नर जननांग हैं वह मादा जननांगों की तुलना में पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण लैंगिक जनन करेंगे। अरे नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र की तुलना में पहले परिपक्व हो जाता है, जिसके कारण केंचुआ अलैंगिक जनन नहीं करके कौन सा जनन करता है, लैंगिक जनन। और केंचुआ कैसा प्राणी है, द्विलिंगी। क्लियर बच्चों। अब अपन देखेंगे कि नर जननांग कौन कौन से हैं और मादा जननांग कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, नर जननांग इजी वे में आप बता दोगे कौन कौन से हैं। वर्षण, वर्षण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट एवं सहायक ग्रंथियां। कौन कौन सी, वर्षण, वर्षण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं सहायक ग्रंथि। इसके बाद में देखेंगे अपन मादा जनन अंग, यानी कि मादा जनन अंग कौन कौन से हैं। तो देखो ध्यान दो इधर कौन कौन से मादा जनन अंग। अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र एवं शुक्र ग्राहिका। कंफ्यूज हुए आप यहाँ पे, शुक्र ग्राहिका। यहां तक तो ठीक था, अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनियां, मादा जनन छिद्र। लेकिन अब क्या आ रहा है, शुक्र ग्राहिका, मतलब शुक्राणु ग्रहण करने वाला। अब तो नहीं होगे कंफ्यूज, शुक्र ग्राहिका शब्द है ये, शुक्राणु ग्रहण करने वाला। आप शुक्र पे ध्यान दोगे तो ये नर जननांग बता दोगे, नहीं ये है शुक्र ग्राहिका। तो कौन सा हुआ ये, मादा जननांग। क्लियर बच्चों। अब आपके पास में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कोकून का निर्माण अपने पहले भी डिस्कस किया है। क्लाइटेलम 14, 15, 16 तीनों खंड आपस में मिलकर मोटी भित्ति बना लेंगे, उसी को कहेंगे क्लाइटेलम। अब वह क्लाइटेलम क्या करती है, कोकून का निर्माण करती है। और कोकून में क्या होगा, निषेचन क्रिया संपन्न होगी, बाह्य निषेचन होके फिर क्या बन जाएगा, केंचुआ। देखो यहाँ पे कोकून का निर्माण क्लाइटेलम द्वारा और निषेचन का होता है कोकून में। कौन सा निषेचन होगा, बाह्य प्रकार का। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि निषेचन हो गया बाह्य, तो ये बताओ कि कोकून से केंचुए का जो निर्माण हो रहा है वो कितना होगा, सिर्फ एक। कितना, एक कोकून से एक ही केंचुआ बनता है, बता दोगे। अब देखो अब तक पढ़ा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र, क्या खाता है केंचुआ, क्योंकि हमारे लिए इंपोर्टेंट तो यही है, किसान का मित्र, कार्बनिक खाद। तो किसके कारण संभव है वह, पाचन तंत्र के कारण। तो अब पढ़ेंगे अपन केंचुए का पाचन तंत्र। तो केंचुए का जो पहला खंड क्या था, मुख। इसके बाद में क्या आएगा, मुख्य गुहा। ध्यान देना बच्चों, जो भोजन जाएगा वह किस में जाएगा, मुख में। यानी कि भोजन का प्रवेश द्वार सभी जीवों का ही दुनिया में मुख होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन देखेंगे मुख्य गुहा। मुख्य गुहा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों खंड में पाई जाएगी, यानी कि मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक पाई जाती है मुख्य गुहा। अब इसके बाद में आएगी घर्षणी। क्या, सबसे पहले मुख, फिर मुख्य गुहा, फिर आती है बच्चों घर्षणी, फिर आती है बच्चों घर्षिका, फिर आएगी पेशनी, इसके बाद में आमाशय। ये आहार नाल के भाग हैं। इसके बाद में आंत और गुदा। अपनी भी ऐसे ही चलती है क्या आहार नाल, हाँ बच्चों सभी की ऐसे ही चलती है, मुख्य, मुख्य गुहा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और नया शब्द आया है, पेशनी। मुख्य की नॉर्मल बात हो गई अपनी की भोजन का प्रवेश द्वार है, फिर भोजन जाएगा मुख्य गुहा में अंदर, इसके बाद में जाएगा घर्षणी में, जो कौन से खंड में है, चौथे खंड में। घर्षणी के बाद में जाएगा 5वें से 8वें खंड तक पाई जाती है घर्षिका। देखो ध्यान देना, यहाँ कोई प्रकार का पाचन नहीं होता, लेकिन जो घर्षणी है ना इसमें पाचन होता है, घर्षिका में पाचन नहीं होता। घर्षणी में किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। अभी अपन पाचन क्रिया पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि पाचन कहाँ कहाँ हो रहा है। मुख में किसी प्रकार का पाचन नहीं होना, फिर मुख गुहा में किसी प्रकार का पाचन नहीं होना, घर्षणी में पाचन होगा किसका,
प्रोटीन का, प्रोटीएज एंजाइम के कारण। इसके बाद में घर्षिका में पाचन नहीं होता, फिर आएगी पेसनी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेसनी यानी कि पीसना। क्या करेगी ये, भोजन को पीस देगी। पूछा जाता है कौन से खंड में होती है पेसनी, 8वें और 9वें खंड में। अगर एक ही प्रेजेंट हो तो किसको चुनेंगे, 8वें खंड में। पेसनी कहाँ होती है बच्चों, 8वें खंड में। ओके, इसके बाद में देखो, पेसनी के बाद में आता है आमाशय। आमाशय कहां से कहां तक होता है, 9वें से 14वें खंड तक है। अब आमाशय में क्या क्या कार्य होते हैं केचुए के पाचन में, तो सबसे पहले आमाशय में क्या होंगे, वलन होंगे, बहुत सारे फोल्ड्स। उसी में आंतर की भित्ति होगी, वहां पे पाई जाएंगी कैल्सीफेरस ग्रंथियां, यानी कि आमाशय की आंतरिक भित्ति में होती हैं कैल्सीफेरस ग्रंथियां। क्या करेंगी ये ग्रंथियां, केचुआ मिट्टी खाता है, गोबर खाद सड़े गले पदार्थ बहुत कुछ खाता है। उसमें जब मिट्टी खाता है केचुआ, तो मिट्टी में होता है ह्यूमिक अम्ल। क्या होता है बच्चों मिट्टी में, ह्यूमिक अम्ल। उस ह्यूमिक अम्ल को ये कैल्सीफेरस ग्रंथियां उदासीन कर देती हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करना तुम, कि कैल्सीफेरस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है और क्या उसका कार्य होता है। तो कहाँ पाई जाती है कैल्सीफेरस ग्रंथियां, आमाशय के भीतरी भाग में या आंतरिक भित्ति में। और क्या करती है, मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती है। अब देखो, अपन ने अब तक पढ़ा है केचुए का पाचन तंत्र, उसी को अपन डायग्राम में रिवाइज करें एक बार। देखो, पहले खंड पे है मुख, 2 3 4, पहला दूसरे तीसरे खंड मुख्य गुहा तक खत्म हो जाता है। फिर आता है घर्षणी, जहां पे इंपॉर्टेंट क्या देखा था अपन ने, प्रोटीएज एंजाइम यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है। और साथ में क्या पाया जाता है यहाँ पे, म्यूसिन एंजाइम भी पाया जाता है। ओके, अभी पढ़ेंगे अपन पाचन क्रिया के साथ में। फिर आती है गर्शिका, जहां पे क्या इंपॉर्टेंट था, पाचन नहीं हो रहा था। फिर आती है 8वें खंड में पेशनी। क्या आती है पेशनी, 8वें खंड में होती है, 8वें 9वें दोनों खंडों में है। अपन को क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ 8वें खंड में। ओके, फिर देखेंगे आमाशय। आमाशय के बाद में एक नई बात देखते हैं अपन यहाँ पे, आंतर। क्या देखेंगे बच्चों, आंतर। तो आंतर में होते हैं वलन, इसके कारण इस भाग को बोला जाता है आंतर वलन या टिप्लोसोल। क्या बोलेंगे, आंतर वलन या टिप्लोसोल। देखो यहाँ पे बच्चों, आंतर जो है इंटेस्टाइन कोचुए केचुए की, वह 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में। कौन कौन सी, पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र, आंतरशिका या में ही पाया जाएगा टिप्लोसोलर क्षेत्र, और एक होता है पश्चिमी टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो आंतर 3 भागों में विभक्त होती है, टिप्लोसोलर, पूर्व टिप्लोसोलर और पश्चिम टिप्लोसोलर क्षेत्र। अब ये किस आधार पे नाम है, ये नाम है आंतरवलन, टिप्लोसोल के आधार पे। अब कौन सा भाग कितने खंडों तक होता है, अपने दिमाग में ये भी चल रहा होता है। तो देखो, 14 तक तो था आमाशय, अब स्टार्ट होता है 15 से। 15 से जो लास्ट तक के खंड होते हैं, वहां पे पाई जाती है आंतर, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के जो 3 भाग हैं, पूर्व टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर और पश्चिम टिप्लोसोलर, जिसमें 15 से 26 तक, कहाँ पे, 15 से 26 तक पाया जाता है पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र। अब अंतिम खंड छोड़ दो आप, 23 से 25 लास्ट के जो खंड है, शुरू में अपन ने देखा था 100 से 120 खंड है। तो इसी प्रकार 23 या लास्ट के जो 25 खंड छोड़ देंगे, उसमें से जो बीच का भाग है, भाई 26 तक तो हो गया आंतरवलन का फर्स्ट पार्ट, टिप्लोसोलर भाग। अभी यहाँ पे 27 से जो स्टार्ट होगा, लास्ट के 23 या 25 खंड छोड़कर, उस भाग को बोलेंगे टिप्लोसोलर क्षेत्र। तो अब बचा कितना बच्चों, जो लास्ट के अंतिम खंड बच गए 23 से 25, उसको कहेंगे पुष्ट टिप्लोसोलर क्षेत्र। ओके,
अब एक और चीज यहाँ पे देखेंगे अपन, आंतरशिका इंटेस्टाइनल सिकी, ये कहाँ होती है? ये होती है 26वें खंड में एक अतिवर्दी, जिसको क्या कहते हैं? आंतरशिका। इसके बाद में देखो एक और चीज है यहाँ पे, लसिका ग्रंथियां। ये लसिका ग्रंथियां कहाँ होती है? 26 व 27वें खंड में, ध्यान देना ये 4 है संख्या में। और इंटेस्टाइनल सिका कितनी है? 2 अतिवर्दी होती हैं कि कौन से खंड पे? 26वें खंड पे। और 26वें 27वें खंड में 4 लसिका ग्रंथि, बोले तो 2 जोड़ी लसिका ग्रंथि पाई जा रही हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं बच्चों, आतर के भाग हो गए थे, दोबारा रिवीजन करते हैं। देखो 25वें खंड से अंतिम खंड तक होती है इंटेस्टाइन, कितने भागों में? 3 भागों में। यानी कि पहली आप ऐसे याद करोगे, टिफ्लोसोलर क्षेत्र। कौन सा हुआ बच्चों ये? टिफ्लोसोलर क्षेत्र। इससे जो पहले वाला है उसको बोलेंगे पूर्व टिफ्लोसोलर। कौन सा बोलेंगे? पूर्व टिफ्लोसोलर। और इसके बाद में जो पूरा अंतिम भाग होगा उसको बोलेंगे पश्चिम टिफ्लोसोलर। ओके बच्चों। अब कौन सा कितने खंडों में होता है वो यहां से देखो, कंफ्यूज नहीं होना अपन को। सूर्य के आमा से था 14 तक, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 15वें खंड से लेकर 26वें खंड तक। 15 से 26 खंड तक कौन सा है? पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र। और जो अंतिम 25 खंड है ना, उनको कहेंगे पश्चिम टिप्लोसोलर। तो जो बीच का बच गया कहां से? 27 से लेकर अंतिम 25 छोड़कर, क्या बोलेंगे अपन इसको? अंतिम 25 खंड छोड़कर वो हो जाएगा टिप्लोसोलर क्षेत्र। ओके बच्चों, अब क्लियर अपना? अब अपन को देखना है कि ये टिप्लोसोलर क्षेत्र है किस काम का। तो अपन ने सबसे पहले डायग्राम में अभी देखा था आंतरशिखा, और एक और क्या देखा था? लसिका ग्रंथि। अब इसमें होते हैं रसांकुर, छोटे छोटे उभार निकले होते हैं, उन्हीं को कहेंगे रसांकुर। और वो रसांकुर क्या करेंगे? भोजन का अवशोषण, क्योंकि आमा से पेशनी ने पीस दिया भोजन को, फिर आमाशय में, आमाशय से आया इंटेस्टाइन आंतर में। तो आंतर में क्या होगा? भोजन का अवशोषण होगा। तो अवशोषण कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? पूर्वी टिफ्लोसोलर क्षेत्र से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें होते हैं रसांकुर, जो करेंगे भोजन का अवशोषण। ओके बच्चों, अब देखो टिफ्लोसोलर क्षेत्र, पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र में छोटे छोटे वलन थे जिनको बोल रहे थे रसांकुर। और वही वलन अब टिप्लोसोलर क्षेत्र में बड़े आकार के हो जाएंगे। वहां पे छोटे छोटे थे और टिप्लोसोलर क्षेत्र में कैसे पाए जाते हैं? बड़े आकार के। इसका मतलब यहाँ पे अवशोषण सबसे ज्यादा होगा। कि क्या होगा? सबसे ज्यादा अवशोषण होगा, क्योंकि रसांकुर आकार में बड़े हैं। कितने कहाँ तक पाई जाएगी अपनी बात हो गई इसके बारे में। अंतिम 27वें, अंतिम जो खंड है ना, उनको छोड़ दो, कितने तक? 23 से लगभग 25 तक। इसके बाद में टिफ्लोसोलर क्षेत्र था, जिसकी अपनी बात हो गई थी। जो बच गए अंतिम खंड, कितने? लगभग 25 मान के चलो आप, 23 से 25 बोल रहे हैं खंड, तो लगभग आप 25वें खंड तक लास्ट में मान सकते हैं, जिसको कहते हैं अपन मलाशय या गुदा, एनल पार्ट जो है अपना। अब देखो एनल पार्ट का क्या काम होता है? जो सभी में होता है वो केचुए में होगा। यानी कि जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन केचुए में क्या क्या आता है? मृदा, यानी कि मिट्टी के कण। और जो अपचित भोजन था, सड़े गले गोबर खाद, उसको अपचित भोजन को ये बाहर निकालता है छोटी छोटी गोलियों के रूप में। उसी को कहेंगे कर्मी कास्टिंग या वर्मी कास्टिंग। ओके। गुदा से क्या होगा? अपचित भोजन, मिट्टी के कण छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बाहर निकलेंगे, उसको कहेंगे बच्चों कर्मी कास्टिंग या वर्मी कास्टिंग। इसके बाद में अपनी बात हो गई किस किस की? केचुए की बाह्य संरचना, केचुए की आंतरिक संरचना। अब पढ़ेंगे अपन केचुए में पाचन क्रिया कैसे होती है।
क्या पढ़ेंगे? केचुए में पाचन क्रिया। ओके बच्चों, तो पाचन क्रिया में कैसे कैसे खाएगा केचुआ, कैसे कैसे मलाशय के द्वारा छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में बाहर निकालता है अपचित भोजन, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है पाचन की, वो देखते हैं। तो सबसे पहले केचुए में क्या था? मुख। मुख में किसी प्रकार का पाचन नहीं था। ओके, उसके बाद में आएगी मुख गुहा। भोजन किस में चला गया? मुख गुहा में, वहां पे किसी प्रकार का पाचन नहीं। उसके बाद में आता है ग्रसनी में। कहाँ पे? ग्रसनी में पाचन होता है यहाँ से स्टार्ट। और इसमें किसका पाचन होगा? ग्रसनी की लार में उपस्थित होता है म्यूसिन व प्रोटीएज। तो इसका कोई ना कोई कार्य होगा इन एंजाइम का, म्यूसिन का और प्रोटीएज का। तो म्यूसिन नाम से स्पष्ट है, म्यूकोसा यानी कि भोजन को नम बनाएगा, सॉफ्ट। और प्रोटीएज बोले तो प्रोटीन का पाचन करेगा। तो ये दोनों एंजाइम ग्रसनी की लार में होते हैं, वहां से पाचन हो जाएगा किसका? प्रोटीन का, और भोजन बन जाएगा नम। ध्यान देना बच्चों, ग्रसनी में कौन कौन से एंजाइम है? म्यूसिन व प्रोटीएज, दोनों ही पाचक एंजाइम स्रावित हो गए। इसके बाद में ग्रसनी से जाएगा गर्सिका में, गर्सिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होना। ओके बच्चों, इसके बाद में आएगी पेशनी। तो पेशनी क्या करेगी? पै पीसेगी भोजन को। तो भोजन को पीसने के बाद में भोजन जाएगा आमाशय में, और आमाशय में क्या होंगी? कैल्सीफेरस ग्रंथियां, जो क्या करेंगी? मिट्टी के हुमिक अम्ल को उदासीन कर देंगी। इसके बाद में इंटेस्टाइन में, आंतर में पहुंच गया भोजन, जहां पे क्या होगा? आंतर रस। क्या होगा? आंतर रस। और इसमें कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। ग्रसनी में कौन कौन से थे? प्रोटीएज और पेप्सिन। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं बच्चों, पाचक रस में तीनों प्रकार के एंजाइम हैं जो किस किस का पाचन कर रहे हैं? वसा, प्रोटीन व स्टार्च का। तो क्या पाचन समाप्त होता है यहाँ पे? हाँ, आंतर में पूरा पाचन समाप्त होता है। इसके बाद में आंतर के ही तीन भाग आएंगे, वहां पे होगा अवशोषण। तो अवशोषण के लिए किस किस की बात की थी बच्चों? याद करो, अभी पीछे बताया था अपन ने। पूर्व टिप्लोसोलर, फिर टिप्लोसोलर क्षेत्र था, फिर इसके बाद में था पश्चिम टिप्लोसोलर। तो अपन ने क्या क्या देखा था वहां पे? पूर्व टिप्लोसोलर क्षेत्र में अवशोषण के लिए थे रसांकुर। तो रसांकुर कैसे थे? छोटे छोटे थे, इसके कारण अवशोषण भी कम होगा। लेकिन इसके बाद में आते हैं अपन टिप्लोसोलर क्षेत्र में, जहां पे रसांकुर बड़े आकार के थे, बोले तो अवशोषण भी ज्यादा होगा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था पश्चात टिप्लोसोलर क्षेत्र, जहां पे था गुदा द्वार, मलाशय, अपचित भोजन बाहर निकला था, कर्मी कास्टिंग कहेंगे। ओके, तो इसी प्रकार केचुए में पाचन क्रिया होती है खत्म। देखो, आंत्र में पाचन और अवशोषण, कितनी इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पे, कि आंत्र में पाचन एवं अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं। बोले तो क्या है इसका मतलब? पाचन हो रहा है आंत्र में? हाँ, हो रहा है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन व लाइपेज, प्रोटीन, वसा, लिपिड, तीनों का पाचन कर देती हैं। इसके बाद में पूर्व टिप्लोसोलर और टिप्लोसोलर जो क्षेत्र था, वहां पे अवशोषण हो रहा था। किसके कारण? रसांकुरों के कारण। इसके कारण आंतर में पाचन व अवशोषण दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने अब तक पढ़ा है केचुए की बाह्य संरचना, जो खंडों के रूप में थी। पहला खंड पढ़ा था प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। इसके बाद में अपन चले थे गुदा द्वार, लास्ट के खंड को, जिसके बारे में पेइजीडियम भी कहते हैं इसको। फिर अपन ने पढ़ा है केचुए में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों के कौन कौन से अंग होते हैं वो भी बात की है। 14वें खंड पे था मादा जनन छिद्र, और 18वें खंड पे था नर जनन छिद्र। क्लाइटेलम आई थी 13, 14, 15 तक। इसके बाद में अपन ने पढ़ा केचुए की आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में क्या पढ़ा अपन ने? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव में क्या ध्यान रखना था? द्विलिंगी प्राणी था, बाह्य निषेचन था, और कौन सी अवस्था? पूर्वता अवस्था, प्रोटो एंड्रस अवस्था जिसको अपन कहते हैं।
अब अपन ने पढ़ लिया केचुए में पाचन तंत्र, पाचन क्रिया। इसके बाद में पढ़ेंगे कृषि महत्व। तो केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जा रहा था, किसके कारण, कृषि के महत्व के कारण कहते हैं केचुए को किसान का मित्र। अब देखते हैं क्या करता है वो कृषि में। तो देखो कृषि महत्व है 3, कौन कौन से। प्रलोभन के रूप में, प्रलोभन का मतलब अपनी भाषा में बोले तो लालच, क्या, लालच, कि लालच भी दे सकते हैं केचुए के द्वारा अपन। तो कैसे देंगे लालच, आपने बहुत जगह देखा होगा कि मछली पकड़ते हैं उस टाइम केचुए का जाल छोड़ते हैं तो मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं। इसका मतलब है मछली को लालच दे सकते हैं। और विभिन्न जीव भी जो है भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, क्योंकि मछलियां आएंगी भोजन ग्रहण करने के लिए। छिपकली भी खाती है केचुए को। इसके कारण पारितंत्र जो संतुलन है उसमें इसकी भूमिका है केचुए की। बोले तो पारितंत्र इकोसिस्टम संतुलन में ये काम आता है, भूमिका निभाता है अपनी। तो पहला महत्व क्या हुआ, प्रलोभन एवं भोजन के रूप में। प्रलोभन बोले तो मछली पकड़ने में, और विभिन्न जीव इसको खाते हैं, मछली भी खाती है, इसलिए हुआ पारितंत्र संतुलन। अगली इंपॉर्टेंट चीज है जैविक खाद के निर्माण में। जैविक खाद बनाता है वर्मी कास्टिंग, अपन ने बात की अभी पाचन क्रिया में। तो वह जो जैविक खाद है उसमें ऐसा क्या है कि ये किसान का मित्र बन गया। तो क्या है इसमें ऐसा, देखो बच्चों, उसमें होता है एनपीके। क्या है आप बोलोगे इनको, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। क्या बोलेंगे अपन इसको, नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस। क्या होता है बच्चों, केचुए की जो वर्मी कास्टिंग खाद थी उसमें अधिकता होती है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसके कारण वह खाद जमीन के लिए ज्यादा अच्छा है, कार्बनिक खाद बन गया। इसी के साथ में अपन एक और चीज देखेंगे कि जैविक खाद का एक और क्या फायदा है। केचुआ क्या करता है, नाइट्रोजन तो है ही उसके खाद में, केचुआ कार्बन को बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसके कारण मिट्टी में बैलेंस होता है कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तो जैविक खाद के निर्माण में क्या क्या देखेंगे, केचुए का जो कार्बनिक खाद है उसमें अधिकता होती है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम की। उसके बाद में कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात ये बैलेंस करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ये वर्मी कास्टिंग के रूप में निकालेगा और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं अपन मृदा सुधारक के रूप में। तो मृदा सुधारक क्यों है, केचुए का मित्र है भाई, तब मृदा तो सुधार करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करता है मृदा सुधार, ये खाने के लिए अंदर चलता है, किसके, जमीन के अंदर। तो जैसे जैसे केचुआ अंदर चलेगा तो जमीन में हो जाएंगे अवकाश, जिनको बोलेंगे अपन मृदा अवकाश या रंध्रावकाश। तो जो छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे इसका मतलब मिट्टी उपजाऊ हो गई अपनी, और मिट्टी उपजाऊ हुई छोटे छोटे रंध्रों के साथ में, तो इन रंध्रों में जल जाके ठहर सकता है। मतलब मिट्टी की बढ़ाई इसने जल धारण क्षमता, किसने, केचुए ने। तो केचुए के कृषि महत्व किस किस रूप में बताएंगे बच्चों, जैविक खाद के रूप में, प्रलोभन एवं भोजन के रूप में, इकोसिस्टम में। तीसरा बताएंगे अपन मृदा सुधारक के रूप में। ओके बच्चों, तो अपन ने अब तक देखा है केचुए का फायदा, अब देखेंगे केचुए का नुकसान, यानी कि केचुए से हानि क्या क्या हो सकती है। तो पहली हानि है केचुए से मृदा का कटाव। मृदा का कटाव कैसे कर रहा था, अभी तो ये मिट्टी के अंदर रंध्रावकाश बढ़ा रहा था, जल धारण क्षमता बढ़ा रहा था, और इतनी देर में ये मृदा का कटाव कैसे कर रहा है। तो देखो जैसे रंध्रावकाश कर रहा है, तो मान लो कहीं पे ढालू वाली जमीन है, ढलाव है कहीं पे, तो उस ढलाव में अगर ये मृदा का कटाव करेगा, यानी कि अंदर चलेगा भोजन के प्रयास के लिए, तो वहां पे भी छिद्र बन जाएंगे, और इन छिद्रों के कारण जब बारिश आएगी या पानी के साथ में मिट्टी बह के कट जाएगी वहां से, तो क्या होगा, मृदा का कटाव हो जाएगा। अगला है परजीवियों का संचरण, यानी कि कई जीवियों में यह परपोषी के रूप में रोगों का संचरण करता है। जैसे अपन देखेंगे फीताकृमि में
अपन परजीवियों का संचरण बता देंगे। बहुत सारे जीव हैं, टेम्पोरम, फिताकृमि, उनमें ये रोगों का संचरण करता है परपोषी, मध्यम परपोषी बन के। तीसरा अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लोग इसको करोगे आप अंडरलाइन, नोट डाउन करोगे कि कौन सी केचुए की किस्म जो है वो धान चावल के खेतों को नुकसान पहुंचाती है। तो कौन सी किस्म है? एफेनेस्कस ओरिजोवोरस। ये जो केचुए की किस्म है ये धान यानी कि चावल के खेतों की जड़ों को नष्ट कर देती है, इसलिए हमें के धान का आर्थिक क्षति होती है। अब तक केचुए के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है बच्चों? देखो, केचुए की बाह्य संरचना, फिर पढ़ी अपन ने आंतरिक संरचना, उसके बाद में अपन ने देखा केचुए का कृषि में महत्व, महत्व के साथ में ही अपन ने देखा केचुए की कुछ हानियां भी हैं। अब देखो, अब ये चैप्टर हुआ अपना फिनिश। आप कर सकते हो बच्चों इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी वे में। ये अपना मित्र था, अपन ने इसकी जानकारी प्राप्त की। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।